गुड मॉर्निंग क्लास। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स 1990 में एक्ट बन करके तैयार हुआ। ये जानेंगे कि इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ी नेशनल कमीशन को लाने की। जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार होता था, जो कि मतलब संसद में भी और जो भी ऐसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठनों में जो चिंतन होता था या डिस्कशन होते थे, ये इसकी चिंता का विषय अक्सर बनता रहा कि महिलाओं के लिए जो कार्य क्षेत्र में है, वर्क प्लेस में या और अन्य क्षेत्रों में, चाहे घर में भी अब कई बार देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसके लिए कि बार बार जब चिंतन हो रहा था, बार बार डिस्कशन हो रहे थे, तो ये आया सामने निकल करके एक विचार कि इसके लिए महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बिल की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि महिलाओं के हित के लिए काम करे, या जो भी महिलाओं से रिलेटेड एक्ट की ज़रूरत है और या जो एक्ट नहीं है उनको प्रोसेस में लाने के लिए जो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, वो इसके विषय में राय दें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। तो इसको लेकर के 1990 में लोकसभा में 22 मई 1990 को एक बिल प्रस्तुत किया गया, जो कि राष्ट्रपति महोदय की सहमति से हस्ताक्षर होकर के 30 अगस्त 1990 को इसको राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई थी। इसके बाद ये 31 जनवरी 1992 से पूरे देश में, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के पूरे देश में प्रभावी हो गया। अब आयोग है, इस आयोग का क्या मतलब होता है कि महिलाओं के जो एक ऐसा आयोग बनाया गया जो महिलाओं के हितों के लिए कार्य करेगा, और इसमें सदस्य जो होंगे, जो इसके सचिव भी इसमें सदस्य माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि इसमें सेक्शन 3 में कि आयोग की रचना कैसे की गई, कि इसमें जो है एक अध्यक्ष होगा और 5 मेंबर होंगे। जो अध्यक्ष होगा, जो चेयरपर्सन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, वो इसका अध्यक्ष, मतलब वो व्यक्ति, महिला इसकी अध्यक्ष होगी। और इसमें जो 5 सदस्य जो हैं मेंबर, उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा। और वो कैसे होंगे? विश्वसनीय होंगे, सम्मानित सदस्य होंगे, जिनको लॉ का नॉलेज होगा और लेजिस्लेशन का नॉलेज होगा और रोजगार की क्षमताओं में वृद्धि करने को और ऐसे संगठनों में काम करने का उनको अनुभव होगा, ऐसे वो व्यक्ति होंगे। इन व्यक्तियों में भी आप देखेंगे कि इनमें भी जो व्यक्ति हैं, उनमें से भी एक शेड्यूल कास्ट होगा और एक शेड्यूल ट्राइब से व्यक्ति जरूर, मतलब 2 व्यक्ति इसमें, एक शेड्यूल कास्ट का और एक शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति होगा। जो सदस्य होंगे इसके 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति उनमें से होंगे। और इसमें जो सचिव हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे। इसका जो है, जो इसमें सचिव व्यक्ति जो इसमें चुना जाएगा, वो जो है सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र का जो होगा, वो अच्छी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होगा, उसको इसमें रखा जाएगा। इसमें सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 इसमें बताता है कि इसमें कौन से व्यक्ति हैं जो कि इसमें सदस्य, अध्यक्ष और इनके जो अन्य लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो इसमें अध्यक्ष है, उनकी कैसे, उनकी पदावधि चलेगी, कैसा उनका कार्य चलेगा, कितने समय के लिए उनका टर्म होगा, इसके बारे में बताता है। जो अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्य, इनका कार्यकाल 3 साल का होगा मैक्सिमम, 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि किसी सदस्य को दोबारा मनोनीत किया जाए, तो लेकिन वो उसका दूसरा टर्म होगा। आपको मैं आगे लिस्ट दिखाऊंगी, जो इसमें अध्यक्ष की लिस्ट में आपको शो करूंगी, तो उसमें आप देखेंगे कि एक अध्यक्ष 2 बार रिपीट हुए हैं, लेकिन वो 3 साल का टर्म पूरा करने के बाद दोबारा इसमें मनोनीत हुए हैं। और इसके अलावा यह जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, जो त्याग पत्र देना या फिर अपने पद से को छोड़ने को लेकर के बात है, उसमें इसमें अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित या तो इन राइटिंग में और सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस करके अपना त्याग पत्र दे सकता है।
और यही जो सदस्य हैं वो भी जो हैं सिविल सेवा के सदस्य होते हैं। तो वो सदस्य जो हैं इसका इसका सिविल पद धारक होता है और उस पर ये लागू नहीं होता। जो सिविल पद का जैसे सेक्रेटरी मैंने बताया, उनके लिए ये तरीका नहीं होता रेजिग्नेशन का। जो अध्यक्ष है और अन्य सदस्यों के लिए इस तरीके से अपने पद को त्याग किया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कैसे इनकी पदमुक्ति की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जैसे जो ऊपर दिए गए हैं इसमें जो पैराग्राफ में इनके सदस्यों को और जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो अयोग्यता है, या तो वो दिवालिया हो जाता है, या कोई ऐसे कारावास से कारावासित होता है, या उसमें अभियोग चल रहा है, ऐसे में उसको केंद्र सरकार द्वारा पद से हटा दिया जाता है, या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे कार्य करने में अक्षम घोषित कर दिया जाता है। किस वजह से? उसका मेंटल डिजीज की वजह से, या मेंटल कोई ऐसी कमी की वजह से उसको उसका जो माइंड इस जो है उसको ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो नहीं इस तरह काम करने योग्य है, या फिर कार्य करने में अक्षम हो जाने में कार्य करने में मना कर दे कि उसमें जैसे इसमें फोर्थ टॉपिक है रिफ्यूज टू एक्ट बिकम कि कार्य करने में इनकैपेबल टू एक्ट करके वो खुद घोषित कर दे कि मैं कार्य करने योग्य नहीं हूँ। और आयोग द्वारा अवकाश प्राप्त किए बिना जो लगातार 3 बैठकों में नहीं बैठे आएगा तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसके पद से हटा सकता है। केंद्र सरकार के आकलन द्वारा उसके सदस्य के पद के लिए जो रीति है उसका दुरुपयोग करने पर तो उसका पद अगर उसको उसी पोस्ट में रखा जाता है और ये आभास होता है कि इसका इस पोस्ट में बने रहना क्या है, जनता के हित के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पद से हटा सकती है। लेकिन इन जो भी ये तरीके दिए गए हैं इन सब तरीकों से जब उसे पद से हटाया जाता है ऐसे व्यक्ति को, तो इससे पहले उसको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा, क्योंकि सुनवाई का अवसर देना किसमें है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आपने जूरिस्प्रूडेंस और अन्य लॉज में भी पढ़ा है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत हर व्यक्ति को प्राप्त है और इसका अनुपालन किया जाना, इसको फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी सुनवाई होगी कि क्यों ना उसको इस पद से मतलब निकाला जा रहा है कि उसकी क्या है, उसके अपना पक्ष रखने का उसको पूरी स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट हम सेक्शन 5 देखेंगे कि आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी जो और एम्प्लॉय हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है कि उनका केंद्र सरकार द्वारा आयोग के अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे, क्योंकि आयोग का कार्य आगे चलाने के लिए और सक्षम व्यक्तियों की जरूरत होगी। कार्य कैसे आगे चलेगा वरना, तो इसके आगे चलाने के लिए इसमें अन्य व्यक्ति जो और भी मेंबर्स की जरूरत होगी और अधिकारियों की जरूरत होगी, उसको भी केंद्र सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को आयोग को उपलब्ध कराएंगे। और इनके जो वेतन इत्यादि हैं, वेतन हैं, भत्ते हैं, वो सारे के सारे इसमें बताया गया है कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली इनको दिए जाएंगे। तो इसमें है कि जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए आपको मैं सेक्शन 11 इसके साथ पढ़ा दूं, क्योंकि इसमें इसके फंड की बात आई है। तो इसमें आयोग में धन को आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो अनुदान दिया जाता है, जो उनको फंडिंग की जाती है, उसमें जो भी संसद में इसका विचारण होता है, जितना उचित समझा जाता है उतना इनको फंडिंग की जाती है। ठीक है, और उसके बाद साथ में सेक्शन 12 इसको बताता है, आपको मैं सेक्शन 11 12 में हाँ इसमें ग्रांट की जाती है, और सेक्शन 12 के हिसाब से इसका जो साल भर की इनकी फंडिंग की जो आय व्यय जो भी होता है उसका पूरा एक इनको लेजर रखना होता है। उस लेजर को एनुअली और या टाइम टू टाइम जो भी ये फिक्स करें, वैसे एनुअली ज़्यादा रहता है कि कितना खरीद हुई, जो इतना इनका सामान इनको इनका खर्चा हुआ, कितना इनकी सारी इनको उसमें पर्चियां तक का जो कुछ सामान खरीदे भी रहते हैं उसकी पर्चियां सारी उसमें एंडोर्स करे रहते हैं, और वो सारा इनको लेखा जोखा रखना पड़ता है। ठीक है, ये इनका आय व्यय के भत्ते और उनका जो भी देय होगा वो उसके हिसाब से जो भी इनको देने फंड वंड करने होंगे, जो भी खर्चे होंगे उसी में से इनके भत्ते और वेतन का उसी में से होता है, क्योंकि वो संसद द्वारा इनकी फंडिंग होती है। इसके बाद है आयोग में पदों के रिक्त होने में या गठन की त्रुटि का प्रभाव। अगर किसी में सेक्शन 7 बताता है, इसमें है नहीं, तो इसमें अगर गठन में कोई उनको लगता है कि ऐसा कोई त्रुटि हो गई,
तो वो उसका ऐसा नहीं होगा कि वो गठन में अगर हो गई तो वो प्रश्नगत और वो होगी, प्रक्रिया प्रभावी होगी। उसमें बैठकों को नियत कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग जो है, उन मीटिंग्स में जो समितियों द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको नियंत्रित करने के लिए जो पहले गठन गलत हुआ है तो उनके लिए फिर इसी तरीके से जो पहले आपको सिलेक्शन को लेकर के बात की है, इस तरीके से सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। सेक्शन 10 बताता है कि आयोग के कार्य क्या-क्या होंगे। तो आयोग द्वारा भारत जो विधियों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित जो भी उनको इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, एग्जामिनेशन करने होंगे, वो कार्य इन्हीं का होगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन जो हैं, वो इनके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उन रिपोर्ट्स का प्रेजेंटेशन करेंगे और उसको किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एनुअली या कुछ समय के अंतराल में जो भी उनका आयोग द्वारा जो भी उनके डिसाइड किया गया होगा उस तरीके से इस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। फिर रिपोर्टों को उन जो सुरक्षा के उपाय उसमें दिए गए होंगे महिलाओं से संबंधित उनको एग्जीक्यूट करने के लिए और उनको रिकमेंडेशन के लिए उनको राज्य या केंद्र सरकार मतलब जो सुधारात्मक नीतियां अपनाने के लिए किया जाता है तो वो सुधारात्मक नीतियों के लिए उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है। फिर भारतीय संविधान में विद्यमान प्रावधानों और अन्य विधियों एवं उन जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान बने हैं उनका बीच में रिव्यू करवाने के लिए इसमें जो लेजिस्लेशन के लिए ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिनसे कि जो कमियां हैं उनको निराकरण किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। नेक्स्ट है इसमें टेकिंग अप ऑफ क्लासेस ऑफ वायलेशन केसेस ऑफ वायलेशन। इसमें भारतीय संविधान अन्य विधियों में जो महिलाओं से संबंधित प्रावधान है उनके उल्लंघन के मामले में जो उचित अधिकारी के समक्ष ले जाने को लेकर के कि किस अधिकारी के समक्ष जो कई बार ऐसे महिलाओं के केसेस होते हैं जिसमें पुलिस अपने स्तर पे काम नहीं करती है। आप देखते हैं कि महिला आयोग द्वारा उसमें एक अच्छा खासा प्रेशर बना दिया जाता है कि जिसको कि टेक उसको लेना पुलिस के प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे अपने अधिकार उसमें जत्न किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस को इनको खुद संज्ञान में लेना पड़ता है। ठीक है। उनमें कहीं से इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आती क्योंकि ये हर स्तर पे काम कर रहे होते हैं। तो महिलाओं को अधिकार से वंचित किए जाने के जो मामले हैं या महिलाओं को सुरक्षा देने से संबंधित जो विधियां हैं उनको लागू कहीं पर नहीं हो रही हैं या कोई नीति जो हमारे ऐसे नीति के नियम हैं उनका पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे मामले में तो जो युक्त जो अधिकारी इसके लिए सक्षम अधिकारी है उसके सामने ये प्रश्नों को उठाना और इनको मीटिंग्स में लाना इनका राइट हो जाता है। जो वुमेन्स राइट से रिलेटेड इनके डिस्प्यूट होते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हो गया और जो पॉलिसीज है उनके डिसीजन के लिए ये आगे इसमें इनको लेकर के आते हैं सक्षम अधिकारी के पास। और महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव है और अत्याचार संबंधी जो है उनके लिए अत्याचार उनके लिए हो रहा उनमें जो इन्वेस्टिगेशन करना और इसमें ये उसमें क्या करवाना स्टडीज करवाना कि ऐसी ताकि उसमें ऐसी नीतियां बन सकें ताकि महिलाओं के हित में जो काम करें। फिर महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी योजना प्रक्रिया में उनकी भागीदारी एवं सलाह जो महिलाओं से रिलेटेड वो है उनको प्रमोट करने के लिए ऐसे रिसर्च करवाना और उनका उनके ऐसी प्लानिंग करवाना ताकि उनकी भागीदारी हो उनसे सलाह ली जा सके कि महिलाओं और के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाया जा सके। केंद्र एवं किसी राज्य के अंतर्गत महिलाओं का विकास का आकलन करना। तो कैसे किया जाएगा आकलन? इसमें इवोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा कि उसमें रिसर्च जो की जाती है उसके हिसाब से जो महिलाओं के बीच में जो संगठन बैठकें लेते हैं या कार्य किए जाते हैं उससे इसमें आकलन किया जाता है। और बंदी गृह कारागृह जो सुधार गृह है और ये जिसमें महिलाएं अक्सर बंदी रहती हैं या सुधार गृह में या अभिरक्षा में रहती हैं इन स्थानों का बार बार निरीक्षण करना और इनसे संबंधित जो भी अगर निरीक्षण के बाद अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसमें जो है कि ऐसे कदम उठाना जिससे कि उनके बेटरमेंट के लिए जो भी कदम उठाने जरूरी हों। महिलाओं के वृहद समूह संबंधित वाद मुकदमों का को वित्त पोषित करना। कई बार क्या होता है कि महिलाओं से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें
क्या करते हैं, महिला आयोग द्वारा अपनी तरफ से उसमें फंडिंग कर दी जाती है ताकि महिलाओं को उसमें न्याय लेने में परेशानी ना हो। और अन्य ऐसे मामले जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, उनमें भी इन लोगों की रिपोर्टिंग करने का काम होता है कि जो रिपोर्ट किस तरीके के विधायिका में किस तरीके की चेंजेस की ज़रूरत है, कैसे नए नियमों को लाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी नए नियम लाने की बात होती है वो संसद के दोनों सदनों के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ताकि इसमें और ज़्यादा महिलाओं के बेटरमेंट के लिए स्टेप्स लिए जा सकें। इस सेक्शन इसमें नेशनल कमीशन जो है इसके पास अपनी और सिविल पावर्स भी होती हैं। कौन कौन सी सिविल पावर होती हैं कि जैसे कोई मुकदमा चल रहा है, कोई महिला से रिलेटेड मुकदमा चल रहा है, महिला के अधिकारों से वंचित किए जाने के संबंध में कोई मुकदमा चल रहा है, तो इसके पास ना सिविल कोर्ट के बराबर पावर्स होती हैं। सिविल मैटर्स में इसके पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर्स होती हैं, क्योंकि ये महिलाओं के संबंध में पूरा का पूरा अधिकार रखता है महिलाओं के बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट इसमें किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति भारत के किसी भी भाग से सुनिश्चित करना उसको, क्योंकि ऐसे ओथ में उसकी उसका परीक्षण करना, उसको ऑन ओथ उसमें सारे उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना और उसको शपथ पत्र उसका ले लेना, और कोई ऐसा अगर सार्वजनिक दस्तावेज है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, उसको या तो डॉक्यूमेंट कहीं कोर्ट से है या किसी और ऑफिस में है तो वहां से डॉक्यूमेंट लेना, और या उसकी किसी प्रति को प्राप्त करना, उसकी फोटोकॉपी या ट्रू कॉपी लेना, ये इनको इनको अधिकार होता है कि ये सब कार्य कर सकते हैं। और ऐसे साक्ष्य और परीक्षणों का परीक्षण करके आयोग का गठन करने के लिए और भी जो भी इस सिविल मैटर को निपटाने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाने का इनका अधिकार होता है। 11 और 12 मैंने इसके साथ आपको कोरिलेट करके पढ़ा दिया था जो फंडिंग को लेकर के था। इसके बाद आता है इसमें कि इनके पास ये 15 में तो नेशनल कमीशन है, इसमें जो पब्लिक सर्वेंट सेक्रेटरी लेवल का जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके लिए जो है ये वित्त वाला जो है कि उनकी फंडिंग उनको, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल का वो व्यक्ति होता है तो उसकी अपनी सैलरी आती है, वो इसमें पेबल नहीं होता है, उसको अपनी पे मिलती है और इसकी फंडिंग का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो वित्त रिपोर्ट संसद के दोनों इसमें जो अधिनियम की 15 में के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और सभी कर्मचारी भारतीय दंड संहिता के 21 के सेक्शन 21 के अंतर्गत वो किसमें क्या माने जाते हैं, लोक सेवक माने जाते हैं। और इसमें जो भी निर्णय है इस महिलाओं के केसेस से रिलेटेड, तो इसमें निर्णय लेने का अधिकार आयोग से परामर्श लेकर के इसमें निर्णय लिया जाता है। ये आपको मैं एक लिस्ट दिखा रही हूँ जिसमें जो आयोग के अध्यक्ष हैं, जो फर्स्ट अध्यक्ष से लेके जो अभी प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं, ये अध्यक्ष की लिस्ट है, जिसमें आपको जैसे मैंने बताया 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन गिरिजा व्यास आप देखेंगे कि 5th एंड 6th नंबर पे ये दोनों टाइम अध्यक्ष रही हैं, लेकिन इनका 3-3 साल का कार्यकाल रहा है। ये 3 साल खत्म होने के बाद दोबारा ये नॉमिनेट की गई है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।